हेलो गाइस। सो यार हमने लास्ट वीडियो में डायमंड जो था, क्योंकि हम एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन पढ़ रहे थे, तो हमने डायमंड के जो प्रॉपर्टीज़ है, यूजेस हैं और स्ट्रक्चर हैं वो सभी देख लिए थे। एक लास्ट यूज़ के वक्त ना वीडियो थोड़ा सा स्विच ऑफ हो गई थी ड्यू टू बिकॉज एक बीच में कॉल आ गया था। तो आप ये देखिए, लास्ट जो आपका यूज़ है वो आप शायद लिख नहीं पाए होंगे तो लिख लेना कि जो शार्प एज डायमंड है दैट आर यूज्ड एज अ टूल फॉर आई सर्जन टू रिमूव कैटेरेक्ट। मेरे साथ समझना क्या बोल रहा हूँ मैं। शार्प एज डायमंड आर यूज्ड एज अ टूल फॉर आई सर्जन टू रिमूव कैटेरेक्ट, मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि जो सर्जन होते हैं इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, ठीक है, कैटेरेक्ट को रिमूव करने के लिए। सो बेसिकली दैट कैटेरेक्ट आपको पता है यार, आईडीज होता है, तो उसको रिमूव करने के लिए डायमंड टूल यूज इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। उसका नाम नहीं याद मेरे को, सो एंड दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर योर क्लास, राइट। सो अच्छा देखिए, अब हम सेकेंड एलोट्रॉप्स कर रहे हैं, दैट इज ग्रेफाइट। तो हम लोग क्या देख रहे हैं अब, सेकेंड एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, ग्रेफाइट। अच्छा, ग्रेफाइट कहाँ देखते हैं आप जनरली? जो पेंसिल का लेड होता है ना, पेंसिल का लेड जो कोर होता है पेंसिल का, दैट इज मेड अप ऑफ ग्रेफाइट, राइट। एंड वन अनदर थिंग, इन इलेक्ट्रोलिसिस when you have to use inert cell inert rods in electrolysis, आपके पास जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होता है उसमें रॉड्स इस्तेमाल की जाती है, कैथोड एंड एनोड। तो जो ग्रेफाइट होता है उसका इस्तेमाल कैथोड और एनोड बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। कैथोड एंड एनोड इज व्हाट, दैट इज अ इलेक्ट्रोड यूज्ड इन इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, यू नो ऑलरेडी, दैट नीड नॉट एक्सप्लेनेशन आई थिंक, ठीक है। तो लेकिन ये ग्रेफाइट जो होते हैं वो इनर्ट इलेक्ट्रोड बनाने में काम आते हैं। वहाँ पर जहाँ पे केमिकल जो अंदर पड़ा है बीकर के, अगर ग्रेफाइट रॉड लगाओ तो वो केमिकल ग्रेफाइट से रिएक्ट नहीं करेगा, तो ये इनर्ट इलेक्ट्रोड होते हैं। चलो बाकी हम देखते हैं, इतना नॉलेज काफ़ी है। तो देखिए, लेट्स राइट ग्रेफाइट, लेट्स राइट ग्रेफाइट। अच्छा, ये तो राइम बन गई। चलिए, ग्रेफाइट बेसिकली क्या होता है, एक ग्रेइश ब्लैक सब्सटेंस होता है, दैट इज अ ग्रेइश ब्लैक सब्सटेंस, राइट। और इट कैन बी प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली। अच्छा, नेचुरल तो होता ही है, पर आर्टिफिशियली भी प्रिपेयर्ड किया जा सकता है, प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली। बाकी बच्चों स्पेलिंग गलत हो सकती है, देख लेना, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, स्पेलिंग के मार्क्स नहीं कटते साइंस के अंदर। तो 3 कार्बन, पर फिर भी तुम सही से लिख लेना, ठीक है, देख के, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 मोल्स ऑफ कार्बन रिएक्ट विद सिलिकॉन डाइऑक्साइड। अच्छा, सिलिकॉन डाइऑक्साइड को बोलते हैं सिलिका, इसके साथ रिएक्ट किया जाता है। अच्छा, ये क्या है? ये इम्प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है, फॉर्म ऑफ कार्बन लाइक कोक। चलिए, दिस इज कोक, राइट। कोक इज अ प्योर इज अनदर फॉर्म ऑफ कार्बन। इसको रिएक्ट करिए तो देयर विल बी रिमूवल ऑफ 2 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड यू विल गेट व्हाट, सिलिकॉन कार्बाइड। यू विल गेट सिलिकॉन कार्बाइड। नाउ दिस सिलिकॉन कार्बाइड विल बी हीटेड at a temperature 2273 केल्विन आई थिंक, और ये भी 2273 केल्विन पे होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये सिलिकॉन और कार्बन अलग हो जाता है, और यहाँ पर ये सिलिकॉन अलग हो गया, एंड दिस कार्बन इज ग्रेफाइट हेयर, राइट। तो आपने क्या किया, आपने ग्रेफाइट, सबसे पहले कोक लिया, कोक को सिलिका के साथ रिएक्ट करवाया, सिलिका के साथ रिएक्ट करने पे सिलिकॉन कार्बाइड बना, और सिलिकॉन कार्बाइड को डीकम्पोज कर लिया, ठीक है। तो डीकम्पोज जो किया तो वो सिलिकॉन और जो कार्बन अलग हुआ, दैट कार्बन विल बी इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट, राइट। सो ये सिलिका है एंड दिस इज सिलिकॉन कार्बाइड। तो ये ऐसे चलता है। अब देखिए, अब हम कुछ बातें जान लेते हैं। जैसे पहले तो आप स्ट्रक्चर जानिए, स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट।
देखो बच्चों, ध्यान दो, एक सेकंड रुकना बच्चों। चलिए, एक सेकंड रुकना, मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, सो मैं थोड़ा सा छोटा बना रहा हूँ शेप में। ठीक है, अब देखिए थोड़ा टाइम तो लगता ही है फिगर बनाने में। आई एम नॉट गुड एट ड्राइंग, राइट, सो थोड़ा सा समय तो लगेगा। तो जस्ट लुक, एंड दिस इज अनदर लेयर, राइट। सो ऐसा होता है 3D में, समझो एक लेयर ये, दूसरी लेयर ये। अच्छा, ये कुछ होता है 142 पिकोमीटर, ठीक है, ये वाला जो लेंथ होता है दिस इज़ 142 पिकोमीटर। और ये क्या है, दिस इज़ योर फर्स्ट लेयर। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर लेयर्ड होता है। लेयर्ड मतलब एक शीट, फिर दूसरी शीट, फिर तीसरी शीट, जैसे पन्ने होते हैं ना, पेज होते हैं, पेजेस, वैसे होते हैं ये। अब ये क्या है, दिस इज़ योर, सॉरी ये थोड़ा गलत बना है, तो ये क्या है आपका सेकंड लेयर है। अच्छा, फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर के बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं होती, मतलब कुछ अट्रैक्शन ना होने का मतलब होता है वेंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। व्हेन देयर इज नो अट्रैक्शन देन देयर विल बी अ वेंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, राइट। सो अब देखिए, आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हम ये दिखा रहे हैं कि दिस इज वीक वेंडर वॉल फोर्सेस, राइट। और तो दिस इज योर वीक वेंडर वॉल फोर्सेस, वीक वेंडर वॉल्स फोर्स वीक वेंडर वॉल फोर्स होता है इनके बीच में, और क्योंकि वो फोर्स बहुत वीक होती है तो दिस लेयर कैन स्लाइड ओवर वन अनदर। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये समझ में आई, दिस इज वीक, द डिफरेंट लेयर ऑफ द ग्रेफाइट विल बी अट्रैक्टेड और जॉइंड बाय द वीक वेंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, एक बात और अब कुछ बातें इसके बारे में जान लीजिए कि ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अभी ये बताया, ग्रेफाइट हैज़ लेयर्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। और दूसरी बात, ईच कार्बन एटम इज कनेक्टेड विद, हर एक कार्बन एटम वो कनेक्ट होता है किससे, विद 3 कार्बन एटम, हर कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से कनेक्टेड होता है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा each layer of graphite is held by weak electrostatic force of attraction, weak
सॉरी वीक वेंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वेंडर वॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, FOA का मतलब है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। और अच्छा, ये तो पता चला कि ग्रेफाइट का लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, लेयर्ड स्ट्रक्चर होगा और साथ में क्या होगा, उसके बीच में जो लेयर के बीच में वीक वेंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अच्छा, एक्चुअली क्या होता है मैं तुम्हें थोड़ा सा बताता हूँ इसको ना। देखो तुम शीट्स को ऐसे देख रहे हो, ये शीट कैसी है, ऐसी है, फिर ऐसी है, फिर ऐसी होगी, फिर ऐसी होगी, समझ लो, ये ऊपर ये नीचे, फिर ये ऐसे करके लेयर्स होती हैं। पर इस लेयर को मैं अगर ऐसे करके दिखाना चाहूँ, समझ लो मेरी बात, ऐसे लेयर है, ठीक है, ऐसे, पर मैं उस लेयर को आपको ऐसे करके दिखा रहा हूँ सामने, तो देखो वो कैसा दिखता है। ठीक, अच्छा, ग्रेफाइट हैज लेयर्ड स्ट्रक्चर, ईच कार्बन एटम इज कनेक्टेड विद 3 कार्बन एटम, एंड एक बात और लिख दो, एंड फॉर्म हेक्सागनल रिंग। कैसा बनाते हैं, हेक्सागनल रिंग बनाते हैं, ओके। मैं आपको बताना चाहूँ, मैं एक लेयर दिखा रहा हूँ, सिर्फ ऐसे लेयर को सामने करके दिखा रहा हूँ, ऐसे को सामने, ठीक है। तो समझो ये कुछ ऐसा होता है, हर कार्बन देखो, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, एक कार्बन किससे ज्वाइंट है, देखो 1 2 3, तो क्या कार्बन ने चौथा बॉन्ड नहीं बना रखा यार, दिखता तो नहीं है, ठीक है, लेयर्ड स्ट्रक्चर में नहीं दिखता, पर एक्चुअली कार्बन 3 सिंगल बॉन्ड बनाता है और 1 डबल बॉन्ड बनाता है, हर कार्बन, ठीक है, ये डबल बॉन्ड है। अब देखो, यानी 1 2 सिंगल बॉन्ड 1 डबल बॉन्ड बनाता है। सिमिलरली ये कार्बन के देखिए, ये कार्बन यहाँ 1 डबल बॉन्ड बनाएगा, ये कार्बन देखिए यहाँ यहाँ यहाँ, तो किसी एक जगह डबल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, देखते जाइए बस। ये कार्बन इधर ये कार्बन है, इसने डबल बॉन्ड बना लिया, ये और ये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये कार्बन को देखो 1 2, अभी इधर होगा ना कोई, तो आप ऐसा मान लीजिए कि ये भी, इसको भी तो डबल बॉन्ड बनाना है, कहाँ बना लेगा, यहाँ नहीं बना सकता क्योंकि इस कार्बन के पास 2 डबल बॉन्ड हो जाएंगे, तो नहीं हो सकता, यहाँ बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 3 4 मतलब 2 सिंगल बॉन्ड और 1 डबल बॉन्ड। उसके बाद इस कार्बन के पास देखिए, स्ट्रक्चर को और एक्सटेंड करो चाहे तो, ठीक है, ये लो, और आपके लिए बना दिया हमने डायग्राम। तो ये कार्बन है, इसका बन चुका है, ये कार्बन देखिए, इसका डबल बॉन्ड कहाँ बनाओगे, 1 2 3, एक यहाँ पे 1 डबल बॉन्ड, ठीक है, और कहाँ बना सकते हैं, ये डबल बॉन्ड हो गया, इस कार्बन का डबल बॉन्ड दिखता है क्या, नहीं दिखता, यहाँ बना दो। अच्छा, इस कार्बन का तो डबल बॉन्ड हो गया, इस कार्बन का ये हो गया, इस कार्बन का यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, इस कार्बन का दिखता है क्या, नहीं दिखता, तो यहाँ नहीं बना सकते, यहाँ बना दो। कहने का मतलब सिर्फ इतना है यार कि हर कार्बन एक सिंगल बॉन्ड बनाता है। हो सकता है एक आधे मिस रह गए हो, ठीक है, मिस हो गए हो, यहाँ पे जैसे 3 बना रखे हैं, यहाँ 1 डबल बना दो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर कार्बन जो होता है ग्रेफाइट में, वो 3 सिंगल बॉन्ड बनाता है कार्बन के साथ और 1 बनाता है पाई बॉन्ड। मेरी बात समझो, सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है और डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड होता है, ठीक है। तो कोई कार्बन 3 सिंगल बॉन्ड बनाते हैं ग्रेफाइट के अंदर और 1 बनाता है डबल बॉन्ड, मतलब छोड़ो गलत बोल रहा हूँ मैं क्या कह रहा हूँ कि 2 सिंगल बॉन्ड बनाएंगे और 1 डबल बॉन्ड बनाएगा, तो टोटल मिला के 4 हो गए ना। और कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने ही होते हैं, कार्बन तो 4 बॉन्ड से कम बना ही नहीं सकता। क्या होगा, कार्बन 2 सिंगल बॉन्ड बनाएगा, 1 डबल बॉन्ड बनाएगा। अच्छा, डबल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट तुम्हें बहुत ज़्यादा नहीं पता है, ठीक है, तो बस इतना जानो कि ईच कार्बन
each carbon form two single bond and one डबल बॉन्ड कहने का मतलब समझ में आया कि हर कार्बन जो होगा वो 2 सिंगल बॉन्ड बनाएगा और 1 डबल बॉन्ड बनाएगा। अच्छा एक बात बता दूं, जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, डबल बॉन्डेड कार्बन हैज डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब क्या है, जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होते हैं ना यार, वो मूव करते रहते हैं। डीलोकलाइज का मतलब क्या होता है, मूव करते हैं, मूव। तो डबल बॉन्डेड कार्बन हैज डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन एंड दैट इलेक्ट्रॉन विल मूव एंड दैट इज द रीजन ऑफ कंडक्शन ऑफ ग्रेफाइट, राइट। सो आपसे कोई पूछे कि कंडक्शन जो ग्रेफाइट है वो कंडक्ट करता है, और करता है तो क्यों करता है, ठीक है। तो अच्छा एक चीज़ और बतानी थी, ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर है ना 2 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल प्लेनर है, 2 डायमेंशनल है। एक मतलब एक पेपर पे दिखाया जा सकता है तो 2 डायमेंशनल है। 2 एक्सेस का इस्तेमाल होता है इस एक्सेस को, मतलब इस स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए। अच्छा 2 मिनट रुकिए, आगे देखिए। इतनी बात तो आप लोगों को क्लियर हुई कि हर कार्बन जो होगा वो 2 सिंगल बॉन्ड बनाएगा, 1 डबल बॉन्ड बनाएगा, और डबल बॉन्डेड कार्बन जो है वो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब डबल बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मोबाइल होते हैं, मतलब मूव करते हैं, और मूव अगर इलेक्ट्रॉन करेंगे तो क्या होगा, कंडक्शन होगी। तो मैं बोल देता हूँ ये बात कि ड्यू टू डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, समझिए मेरी बात, ड्यू टू डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन graphite is a good conductor of electricity, good conductor of electricity। ये बात गांठ बांध लो भाई अच्छे से, ठीक है। तो अब देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी पे आ जाओ। नोट डाउन दिस। Let's come to the physical properties of graphite. Physical properties अच्छा फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या पढ़ोगे। सबसे पहले लो डेंसिटी, लो डेंसिटी, अब डेंसिटी लो क्यों होगी भाई, इसकी जो डेंसिटी होती है मैं बता देता हूँ आपको, 2.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। डायमंड की कितनी थी, 3.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो डायमंड के मुकाबले तो बहुत कम है। क्यों होगी, ड्यू टू वाइड स्पेसिंग, लिख देना बात, ड्यू टू वाइड, वाइड मतलब बहुत ज़्यादा है, चौड़ा है, ठीक है। ड्यू टू वाइड स्पेसिंग, बहुत ज़्यादा स्पेस है लेयर्स के बीच में, जो कार्बन ग्रेफाइट के जो 2 लेयर हैं उनके बीच में स्पेस काफ़ी है। ड्यू टू वाइड स्पेसिंग बिटवीन द लेयर्स ऑफ ग्रेफाइट, between the layers of graphite, due to wide space
between the layers of graphite, carbon atom in graphite has, लिख लो यार क्या लिखना, ड्यू टू वाइड स्पेस बिटवीन द लेयर ऑफ ग्रेफाइट कार्बन एटम has low या less closely packed structure and hence low density. ठीक है, अच्छा अब आ जाइए सॉफ्टनेस पे. सॉफ्टनेस भाई सॉफ्ट तो बहुत होता है ये, ठीक है. वीक वेंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो क्या होगा, सॉफ्ट होगा. तो ये तो आप बात जानते ही हैं. अब लिख लीजिए ये बात कि ड्यू टू वीक वेंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वीक वेंडर वॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ड्यू टू वीक वेंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between two layers, one layer can slide over one another. ठीक है, सॉफ्टनेस के कारण ही इसमें एक लेयर दूसरे के ऊपर स्लाइड करता है. एंड स्लाइड, ये जो स्लाइड करता है इस रीजन के कारण क्या होता है, इट इज एंड हेंस इट इज यूज्ड एज अ ड्राई लुब्रिकेंट. ठीक है, ड्राई लुब्रिकेंट में इस्तेमाल होता है फॉर हैवी मशीनरी. अब होता क्या है, क्योंकि ग्रेफाइट जो है वो एज अ लुब्रिकेंट इस्तेमाल होगा हैवी मशीनरी में. रीज़न क्या है कि मतलब कुछ जो मशीन्स होती है दैट आर रनिंग एट वेरी हाई टेम्परेचर. सो इफ़ यू ऐड सम वोलाटाइल, यानी आप उसमें कुछ ऐसा लुब्रिकेशन यूज़ करते हैं जो कि लिक्विड है, लिक्विड वोलाटाइल होगा. ठीक है, तो इट विल कन्वर्ट इनटू वेपर एंड दैट लुब्रिकेशन विल बी डिसअपियर. राइट, सो ग्रेफाइट विल बी यूज्ड फॉर दैट पर्पस. इफ़ यू यूज़ ग्रेफाइट इज अ नॉन वोलाटाइल. ठीक है, इट विल नॉट गोइंग टू बी वेपराइज एंड इट विल बी रिमेन इन बिटवीन द सर्फेस ऑफ द machine parts. Right, so देखो, hence it is used as a dry lubricant for heavy machinery. एक बात ये समझ में आई. ठीक है, अब देखो, अब अपन क्या कर सकते हैं कि अब हम बात करते हैं, चलो ये तो हो गया, क्या रह गया, लो डेंसिटी, सॉफ्टनेस. अब आ जाओ इलेक्ट्रिकल and thermal conductivity. इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी. देखो मैंने पहले ही बता दिया है कंडक्ट क्यों करता है. ठीक है, अच्छा आप लोगों की क्लास में, क्लास 10th में तो ये रीज़न लिखते हैं कि बिकॉज कार्बन इज मेकिंग 3 बॉन्ड. ठीक है, विद डिफरेंट कार्बन, सो 4th इलेक्ट्रॉन इज फ्री, सो दैट इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन. राइट, बट द एक्चुअल रीज़न इज व्हाट, कि कार्बन जो है वो 2 सिंगल बॉन्ड बनाता है, एक डबल बॉन्ड बनाता है, और वो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होते हैं, मतलब मूवेबल होते हैं. और जब डबल बॉन्ड होता है यानी पाई बॉन्ड होता है. ठीक है, डबल बॉन्ड इज पाई बॉन्ड बेसिकली. ठीक है, बाकी मैं अभी डिटेल में नहीं जा रहा, इसकी बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन है, उस क्लास में नहीं है. तो वो क्या होता है, डबल बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दैट इज़ मोबाइल, मूव करते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंडक्शन के लिए. ठीक है, तो हम इसका अगर आपके एग्ज़ाम में आ जाए तो आप ये भी लिख सकते हैं. ठीक है, हालांकि एक्सप्लेन हो गया, ये एक्सप्लेन्ड ऑलरेडी, तो मैं दोबारा नहीं लिख रहा. कोई डाउट हो तो कमेंट में डाल देना. ठीक है, अच्छा एक चीज़ और बताने थे. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तो बता दी. अच्छा, ग्रेफाइट हैज़ गुड थर्मल कंडक्टिविटी एज वेल. तो थर्मल कंडक्टिविटी भी होती है, हीट भी पास हो जाती है.
ठीक है, हीट पास हो जाती, तो आसानी से हो जाती है। अब इसका रीज़न तो मत जानो, क्या करोगे जान के, ठीक है, इतना नहीं पूछेंगे आपके एग्ज़ाम में, आपसे तो प्रॉपर्टी पूछ लेंगे, वही बहुत है। तो मैंने क्या लिखा, एक्सप्लेन ऑलरेडी, और ये लिखा है ग्रेफाइट हैज़ अ गुड थर्मल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी में मैंने ये बात बोल दी कि ग्रेफाइट का थर्मल कंडक्टिविटी अच्छा होता है। एक सेकेंड रुकना, चलिए अब आओ, अब हम क्या करें, यूजेस पे आ जाओ। देखो क्या बताना था आपको, हाँ यूजेस बताना ना, तो लिखिए ड्यू टू सॉफ्टनेस, ड्यू टू इट्स सॉफ्टनेस इट कैन बी यूज्ड, इट कैन बी यूज्ड एज ड्राई लुब्रिकेंट, ड्राई लुब्रिकेंट की तरह इस्तेमाल करते हैं। एंड ऑल्सो इट मिक्स्ड with petroleum jelly, also it mixed with petroleum jelly, इसको पेट्रोलियम जेली के साथ मिक्स किया जाता है। ऑल्सो इट मिक्स विद द पेट्रोलियम जेली, और पेट्रोलियम जेली के साथ मिक्स करके फॉर्म ग्रीस बनाया जाता है। ग्रीस देखा है ना, साइकिल पे भी लगता है, बाइक पे भी लगता है, मोबिलिटी के लिए, लुब्रिकेशन के लिए ही होता है वो भी, ठीक है। अच्छा, एक बात और जो मैंने पहले ही बताई थी आपको कि जो ग्रेफाइट होता है इज नॉन वोलेटाइल, सो यूज्ड एज lubricant for heavy machinery, हैवी मशीनरी में बताया ना क्या होगा, रनिंग एट हाई टेम्परेचर, ये भी लिखना है, रनिंग एट हाई टेम्परेचर। तो क्या होता है कि ना कुछ मशीन इतने ज़्यादा मतलब हाई टेम्परेचर पे होते हैं कि अगर आप ऑयल को एज अ लुब्रिकेंट डालोगे तो दैट विल बी गोइंग टू वेपराइज, राइट, इतना टेम्परेचर हो जाता है। तो ग्रेफाइट इज नॉट वोलेटाइल सब्सटेंस एंड इट एक्ट एज अ लुब्रिकेंट, सो इट इज़ बेस्ट सुटेबल लुब्रिकेशन दैट वी कैन यूज फॉर दैट पर्पज, राइट। सो अच्छा, graphite is soft, graphite is soft and black in color, right, is soft and marks black on paper. So it mixed with jelly, it mixed with petroleum jelly and used to form core of पेंसिल्स, ठीक है, पेंसिल के जो कोर होते हैं वो बनते हैं इससे। अच्छा, तीसरी बात, बीइंग अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बीइंग अ good conductor of electricity, good conductor of electricity, graphite, अच्छा इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर, तो ग्रेफाइट इज यूज्ड फॉर व्हाट, फॉर यूज्ड एज इलेक्ट्रोड क्या होते हैं बच्चों, कैथोड एंड एनोड इन इलेक्ट्रोलिसिस
आई होप यू ऑल नो अबाउट द इलेक्ट्रोलिसिस, और नहीं होगा तो मैं किसी चैप्टर में बता दूंगा, शायद केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में ही है, तो आप ये नोट कर लीजिए, ठीक है। तो ये रहा आपका ग्रेफाइट। आज की क्लास में हमने पूरा ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी जो भी थी और यूजेस वो पढ़ लिए। सो थैंक यू सो मच।